हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो कि बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा से संबंधित है। जैसे कि पिछले क्लास में हमने इस चैप्टर को पूरा कवर किया है और पूरे डिटेल से मैंने आप लोग को समझाया है। और आज हम इस चैप्टर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके कुछ डाउट बच गए होंगे तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस से वो आई होप क्लियर हो जाए। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन के बारे में बताना है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। यह शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बाल केंद्रित शिक्षा में जो केंद्र बिंदु में होता है वो बालक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण को भी महत्व दिया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। आगे है शिक्षा के अंतर्गत हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी बिल्कुल करेक्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षा में हस्तपरक गतिविधि पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बच्चे किसी चीज़ को अधिकतर बेहतर तरीके से तब समझते हैं जब वो किसी चीज़ को और भी खुद करके सीखते हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है कि जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत है कि जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन नहीं किया है, बल्कि जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। और जॉन डीवी ने लैब विद्यालय, ठीक है, जॉन डीवी ने लैब विद्यालय जो प्रगतिशील विद्यालय का एक उदाहरण है। इसके साथ ही साथ जॉन डीवी ने त्रिध्रुवीय प्रणाली दिया है। इन्होंने त्रिध्रुवीय प्रणाली के बारे में जॉन डीवी ने बताया है, जिसमें इन्होंने इसे 3 भागों में बांटकर बताया है, जिसमें कि इसमें एक शिक्षक होंगे, इसमें शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम, ये तीनों होंगे। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली नर्सरी शिक्षा की आधारशिला रखी गई है। अब आइए इनके ऑप्शन को हम देखते हैं। मारिया मोंटेसरी के द्वारा, BF स्किनर के द्वारा, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा या लेविन कर्ट के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली यानी कि नर्सरी शिक्षा की आधारशिला जो है वो मारिया मोंटेसरी के द्वारा रखी गई। मारिया मोंटेसरी एक इटालियन, ये क्या थी? तो मारिया मोंटेसरी जो है वो एक इटालियन डॉक्टर थी। और इन्होंने बच्चों के विश्लेषण और पर्यावरण पर काफ़ी बल दिया है। इन्होंने विश्लेषण और पर्यावरण, ठीक है, इन्होंने विश्लेषण प्लस पर्यावरण, इन दोनों पर काफ़ी इन्होंने महत्व दिया है, जिसमें कि इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा है कि बच्चे स्वयं सीखते हैं। इन्होंने कहा है कि बच्चे जो हैं वे स्वयं सीखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से हुई है। अब आइए इनके ऑप्शन को हम देखते हैं। कर्नाटक से हुई, उत्तर प्रदेश से हुई, तमिलनाडु से हुई या केरल से हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत जो है वो तमिलनाडु से हुई। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि सर्व शिक्षा अभियान को सबलीभूत करना, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था सर्व शिक्षा अभियान को सबलीभूत करना। और जिसमें कि क्या है कि प्राथमिक कक्षा में बच्चों का अधिक से अधिक नामांकन हो सके, नामांकन की संख्या बढ़ सके, और जो बच्चे स्कूल छोड़ते हैं, स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाई जा सके, ठीक है, स्कूल छोड़ने की जो प्रवृत्ति होती थी बच्चों में, उसे में कमी लाई जा सके, इसलिए इसे स्टार्ट किया गया। और इसके साथ ही साथ 1
इसके साथ ही साथ 1 सितंबर 2004 से प्राथमिक विद्यालय में पके पकाए भोजन की शुरुआत हो गई, जिसमें किसका एक उद्देश्य था कि इसे कितने दिनों तक चलाना है, तो इसे 200 दिनों तक, इसे कम से कम 200 दिन तक उपलब्ध कराया जाए। तो ये मध्याह्न भोजन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आइए हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है वो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत सब पढ़ें और सब बढ़ें का नारा दिया गया। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है कि SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सब पढ़ें और सब बढ़ें का नारा दिया गया और इस अभियान के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है कि इस अभियान में कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि ये तीनों जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। और सर्व शिक्षा अभियान जो है वो भारत सरकार द्वारा 2000 से 2001 ठीक है 2001 में ये प्रारंभ हुआ था। और इसी समय कस्तूरबा गांधी, ठीक है, इस बात को आप याद रखें, इसी समय कस्तूरबा गांधी विद्यालय की शुरुआत कब हुई थी? तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय की शुरुआत 2004 में हुई थी। और यही जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय ये बाद में जाकर के सर्व शिक्षा अभियान के साथ ये विलय हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन को बताना है। अब आइए हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। यह अधिनियम देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सर्व शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 जो है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि ये जो अधिनियम है RTE एक्ट वो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ। यह बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि यह बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि ये तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। और RTE एक्ट जो है वो वर्ष 2002 में संविधान के कौन से संशोधन से? तो संविधान के 86वें संशोधन से अनुच्छेद कितना? तो अनुच्छेद 21A भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? अब आइए हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। पढ़ाने की उत्सुकता। तो पढ़ाने की उत्सुकता कोई प्राथमिक विद्यालय में महत्वपूर्ण विशेषता नहीं होती है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, धैर्य और दृढ़ता। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि प्राथमिक टीचर में धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए, ताकि वो धैर्य से बच्चों की बातों को सुन सके, समझ सके, उनको पढ़ा सके। क्योंकि प्राथमिक इस विद्यालय में क्या होता है कि इसमें धैर्य रखना और दृढ़ता होना ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 है कि शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्ष होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी उतना सही नहीं है। अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्ष हो। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। जबकि प्राथमिक कक्षा की बात की गई है तो प्राथमिक कक्षा में सबसे ज़्यादा धैर्य और दृढ़ता का होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं।
पढ़कर बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। तो ये इसमें क्या है कि बच्चा उतना एक्टिव नहीं है कि बच्चा को हम पढ़ के आने के लिए कह दिए और उनसे हम प्रश्न पूछेंगे। स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें टीचर जो है वो एक्टिव है लेकिन बच्चा तो एक्टिव नहीं है, और जिस ऑप्शन में बच्चा अगर एक्टिव नहीं है तो वो ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, आगे है आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, यानी कि गतिविधि हो रही है और उसमें बच्चों को शामिल कर लिए, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने को देंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चे किसी चीज़ को करके अगर सीखते हैं तो उस चीज़ को वो और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं, और वैसे भी इसमें करके सीखने पर ज़्यादा अधिक जोर दिया जाता है कि बच्चे किसी कार्य को खुद करके सीखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन हो सकता है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, या बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर, या ऑप्शन नंबर 3 रटने को प्रोत्साहित करके, या ऑप्शन नंबर 4 अगले भाग शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन जो होते हैं वो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर ही होते हैं। कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाया जाए, बच्चों को हमेशा सेंटर में रखा जाए और टीचर उन लोग को पढ़ाएं, एक उचित शिक्षा, एक उचित माहौल, एक उचित वातावरण प्रदान करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष। अब आइए इनके ऑप्शन को देखते हैं। अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित करना नहीं है, या ऑप्शन नंबर 2 लिंग के अनुसार अधिक समझातीय है, या ऑप्शन नंबर 3 आयु के अनुसार अधिक समझातीय है, या ऑप्शन नंबर 4 आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि आयु के अनुसार अधिक समझातीय है। इसमें आयु पर के अनुसार ही बच्चों को क्लास में रखना है ताकि एक ही एज के बच्चे जो हैं वो क्लास में रहें, और समजातीय का मतलब होता है कि समान आयु वाले बच्चे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यदि कोई बच्चा विद्यालय में देर से हमेशा विद्यालय में, यहाँ कुछ मिस्टेक है इसको काट लीजिएगा। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे। अब आइए इनके ऑप्शन को हम देखते हैं। उसे डांटा या यहाँ गलतियाँ होगा, ठीक है, या उसे डांटेंगे कि वह गलती दोबारा ना दोहराए। तो बच्चों को किसी तरह का डांटना नहीं है। अगर डांटना या किसी भी तरह का बच्चों को पनिशमेंट देना, ये शिक्षा में इस चीज़ को उपयोग में नहीं लाना है, इसे सही नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 है प्रधानाचार्य को बताएंगे, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है कि कोई बच्चा अगर कक्षा में लेट से आ रहा है तो हम प्रधानाचार्य को जा कर के बताएं। उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, तो ये ऑप्शन भी उतना सही नहीं है कि हम उनके माता पिता से संपर्क करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 है कि बच्चे से बातचीत करके कारण को जानने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि हम बच्चे से बातचीत करेंगे कि क्या कारण है, किस वजह से वो कक्षा में देर से आ रहा है। उनकी बात को सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे। बच्चों को किसी तरीके का मारना पीटना बिल्कुल भी नहीं है, या उसके माता पिता से डायरेक्ट संपर्क कर लेंगे। पहले हम बच्चों को सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से वो विद्यालय में हमेशा देर से आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ 10 क्वेश्चन को डिस्कस किए जो आपके चैप्टर से बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित हैं। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किए। आई होप आपको ये चैप्टर अब पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।